हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी 5-6 खबरें सारी भारत से रिलेटेड हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक करके। और सारी की सारी दोबारा से वही हैं। 56 इंच का सीना। मैं थोड़ी सी हिंदी में मेरे कुछ वर्ड्स वीक हैं तो थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। आज ही सीखा मैंने 56। मैं वैसे 56 इंच बोलता था मोदी जी को सुनने के बाद। आज पता लगा मुझे 56 इंच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने थंबनेल देखा आज कि रशिया ने धमकी दी है कि हम आपको हराएंगे। और कहाँ दी है धमकी? स्पेस में। आपको मालूम है चंद्रयान गया है अपना, और अपोलो ने भी वही, जो अपोलो कह दिया, रशिया ने भी वही अपना प्लान अनाउंस कर दिया कि जैसे ही हमारा उड़ा है उन्होंने भी अपना रॉकेट उड़ा दिया वहाँ पर। और वो भी साउथ पोल में, जहाँ पर हम फर्स्ट इन द वर्ल्ड बनने वाले हैं कि हम वहाँ पर लैंड करेंगे। रशिया ने बोला मैं भी वहाँ लैंड करूँगा और मैं आपसे पहले लैंड करूँगा। अब देखिए, ये कोई इंसिडेंस है कि उन्होंने अपना लूनर जो है लूनर 25 उड़ाया, तो वो भी 23 तारीख को पहुंचने वाला था वहाँ पर। हमने भी 23 को पहुंचना है। हमारा अप्रॉक्सीमेट था कि या 23 को पहुंचेंगे या 24 को पहुंचेंगे। अभी कंफर्म्ड है कि हम 23 को वहाँ पर लैंड करने वाले हैं। रशिया भी वहाँ पर 23 को लैंड करने वाला था, लेकिन उसने क्या कर दिया? अब उसने उसको प्रीपोन कर दिया कि वो 23 को नहीं 21 को लैंड करेगा और हमें हराएगा। रशिया ऐसा काम क्यों कर रहा है? देखिए, क्या होता है कि आपको पता है कि जो स्पेस है उसके अंदर रशिया का बहुत बड़ा दबदबा बहुत देर से रहा है। और पहला जो इंसान था जो स्पेस में गया था वो भी रशिया की तरफ से गया था। ये हम सब जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो ये जो रेस होती है बड़ी पावर्स के अंदर, ये हमेशा होती है कि हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज हो जाता है कि सबसे पहले वहाँ पर कौन पहुँचा था। रशिया इस रेस को इतने सालों से, 50-60 सालों से जीता आ रहा है। आज वो जिसने हमें टेक्नोलॉजी भी दी, हमें हेल्प भी करी, आज हम उनसे आगे निकल जाएं। बेशक हमारा वो दोस्त मित्र है ना, दोस्त मित्र है, बेशक वो हमारा दोस्त है, हमारी हेल्प करता है हर जगह पे, बट फिर भी ये राइवलरी जो होती है एक ना हिस्ट्री में नाम रखने की, ये होती है और ये होनी भी चाहिए। मैं इसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरह देखता हूँ। जिसका दम होगा, महादेव जिसके साथ होंगे वो लैंड कर जाएगा। क्या दिक्कत है उस पर? ये कौन सा कोई वॉर हो रहा है? इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन। बट हमारे लिए ये है, गर्व की बात है कि हम साउथ पोल पर पहुंचने की सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हम पहुंचेंगे भी और हम जीतेंगे भी। तो दोस्तों, देखते हैं ये कंपटीशन कौन जीतता है। रशिया भी जीत जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक हमारा बहुत अच्छा मित्र है, इतने सालों से हमें सपोर्ट भी करता आ रहा है। एक तो ये न्यूज़ थी। दूसरी, दोस्तों, एयर इंडिया ने अपना नया लोगो निकाल दिया। आपको मालूम है टाटा ने जब से एयर इंडिया को दोबारा से ख़रीदा है, क्योंकि पहले तो उन्होंने ही शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस को क्योंकि पैसे बनते नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास था, इन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया। जैसे कि इन्होंने पता नहीं क्या कर देना था, पैसे कमाए, अपनी पूरी फैमिली के जो लोग थे उन्हें वहाँ पे एडजस्ट किया और उसको घाटे में करके छोड़ के, तबाह करके छोड़ दिया उसको। तो मोदी जी ने उसको बेच दिया, टाटा ने खरीदा उसको, और तब से एयर इंडिया वही हुई उड़ान वापस पहुंच रही है जिसका ये हकदार था। जब कांग्रेस को एयर इंडिया मिली, जब पहले आपको मालूम है जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, जब उसके बाद इनको एयर इंडिया मिली तो ये प्रॉफिटेबल थी। दिस वॉज अ प्रॉफिटेबल एयरलाइंस और पूरे दुनिया में इसका नाम था। लेकिन कांग्रेस तो पता ही है, क्योंकि पैसे खाने होते हैं उन्होंने हर चीज़ में, उन्होंने अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट्स करके पैसे खाए और इसको घाटे में डाल दिया। तो अब ये दोबारा से प्रॉफिट में भी आएगी, इसका नाम भी दोबारा से आएगा जो पहले था इसका। और जिसको बोलते हैं ना, एक दबदबा होता है एयरलाइंस में। जैसे हम कहते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस है, या कैथे है यहाँ पे हांगकांग की, या दुबई की है एमिरेट्स, इनका एक नाम है, वैसे ही एयर इंडिया का नाम होने वाला है। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली एक फ़्लाइट भी ली उसने एयर इंडिया की, वो बोला भैया सर्विसेज आर ऑसम। जो पहले होता था कि आपको एयर होस्टेस जो आंटी टाइप्स मिलती थी आपको 60-60 साल की, और वो इतना गंदा उनका एटीट्यूड होता था कि आपका मन ही नहीं करता था एयरलाइंस लेने का। मैंने एक बार हांगकांग से भारत की तरफ मैं जब आया हूँ तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली, तो जो एयर होस्टेस आती है आपका सामान लेके जाती है, तो उससे ट्रे नीचे गिर गई, उसने उठाई नहीं, कहती मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर आएगी वो उठाएगी। अब ऐसी अगर आपकी एटीट्यूड होगा, ये बिजनेस क्लास के अंदर ये हाल था, अभी मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या एटीट्यूड होगा आई डोंट नो, भगवान मालिक है। तो ये सारी चीज़ें
जब जब हम अपनी सर्विस को ठीक करेंगे तभी हमारी चीज़ें ठीक होंगी, और टाटा इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो इसको ठीक कर भी देगा। यही काम अगर बाकी भी अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसके अंदर सर्विस का लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को जॉय समझते हैं सीट के ऊपर बैठकर, बाबू लोग, ये कब काम करेंगे। मैं तो गवर्नमेंट में जाता हूँ, मेरा क्योंकि मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है। गवर्नमेंट ऑफ भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी मुझे एक एसेट की तरह देखती है। यहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है, चाइना के अंदर भी जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, भारत के अंदर भी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हमें बुलाया जाता है, हमारी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ मंत्री तो सुनते हैं, वो बात भी करते हैं, लेकिन जो नीचे बाबू लोग बैठे हैं, जो आईएएस अफसर हैं, वो हाथ भी हिलाने को तैयार नहीं है। दे आर सो करप्ट एंड यूजलेस पीपल। इतने पढ़े लिखे आप आईएएस बने हैं, इतनी करोड़ों लोगों में से आप सिर्फ चंद कुछ हंड्रेड्स होते हैं जो आईएएस बनते हैं, लेकिन काम ही नहीं करते। फिर आप बने क्यों थे भाई? अगर आपको बाबूगिरी ही करनी थी, आप किसी और कुछ और कर लेते। ज़रूरी था आपको हमारे देश को ख़राब करना? और हमारे ऐसे लोग जब आते हैं वहाँ पर, वी गेट सो अनॉयड कि भाई हम इतनी मेहनत से यहाँ से कंपनीज़ को लेके आते हैं, यहाँ से आइडियाज़ को लेके जाते हैं, वहाँ पर कैसे भारत की तरक्की हो, लेकिन ये काम ही नहीं करते। तो दोस्तों, एयर इंडिया सही रास्ते पे और सही उड़ान पकड़ ली उसने, और मुझे खुशी है इस बात की। अगली खबर, अब जब भारत ने उड़ान पकड़ी है तो अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पता देख लिया कि भाई भारत उड़ान पकड़ रहा है, इनको पकड़ लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि हमारे ऑलमोस्ट 8-9 लाख बच्चा हर साल बाहर पढ़ने जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब ये होड़ लग गई है कि किसी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे बच्चों को लेगी। अभी कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह एक कंपटीशन है। यूरोप के अंदर भी, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे बहुत बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। इवन कि चाइना के अंदर भी, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि चाइना में कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और अपना टाइम ख़राब करके जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने देख लिया कि ये रेस हम हार जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी मार्केटिंग कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अब अनाउंस किया कि वो भारत के अंदर अपने कैंपसेस को खोलेंगे, वो भी गुजरात में। कोई वहाँ पर सिटी बनी, नई सिटी बनी, कोई मेगा सिटी है कि क्या है, वहाँ पर वो खोलेंगे। ह्यूज कैंपसेस दे विल ओपन, और अगले साल जो एडमिशन्स होनी है जून में, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत में ही एडमिशन लेकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और आपका खर्चा आधा होगा जो आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, जो आप ऑस्ट्रेलिया में जो फ़ीस भरते हैं। देखिए वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो आपके पैसे भी बचते हैं। भारत में बैठ के आप उसी यूनिवर्सिटी का आप डिग्री ले सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और एक भी नहीं, 2 यूनिवर्सिटीज़। मेरी अभी तक मुझे मालूम है, एक बार मैं मिनिस्ट्री में यहाँ पर गया था, तो उन्होंने बोला कि हमारी बातचीत ऑलरेडी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका एक नाम है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ चल रही है बात हमारी कि आप अपने कैंपसेस को भी हिंदुस्तान में खोलिए। आपको याद है अभी रिसेंटली भारत ने भी अपनी जो IITs हैं, इसका बाहर अभी ऑफिसेज़ खोलने शुरू कर दिए, कैंपसेस खोलने शुरू कर दिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मूव है, जहाँ पर हम अपनी एजुकेशन को बाहर लेके जा रहे हैं, जो हमारी ग्रेट है, और वहाँ की जो ग्रेट एजुकेशन सिस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम भारत में लेके आते हैं। दिस इज़ द राइट मूव जो भारत कर रहा है अभी। मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब दोस्तों, जब गुजरात की बात आ गई है, तो गुजरात ने तो मुझे लगता है एक रेस पकड़ ली है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी वो सबसे पहले वही बनाने वाले हैं। अब रिलायंस, आपको मालूम है, गुजरात में बहुत लेवल पर काम करता है, उसने भी अनाउंस कर दिया कि वो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पे लगाने वाला है। 70-75 हज़ार हेक्टेयर 75,000 हेक्टेयर लैंड उस लेकर, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 2.25 लाख एकड़ जगह पे वो एक प्लांट लगाएगा और पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करेगा हाइड्रोजन। क्योंकि आपको मालूम है कि अगली जो लड़ाई है वो है एनर्जी की। पिछले 50 साल 100 साल हमने तेल देख लिया, मिडल ईस्ट से आता रहा। अभी दुनिया तेल से बाहर जाना चाहती है, बिकॉज इस बार आपने देखा कि कितनी गर्मी बढ़ी है। इट वॉज दी हॉटेस्ट समर एवर। चाइना में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर 32-33 के ऊपर जाता नहीं है, और जिस दिन जाता है उस दिन बारिश आ जाती है। इस बार पहली बार
हमने 40 देखा है कि 40 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, और 3-4 दिन जब बारिश नहीं पड़ी तो जान निकल गई हमारी यहाँ पर। यूरोप का भी बुरा हाल था, अमेरिका का बुरा हाल था गर्मी के कारण। तो अब दुनिया तेल से हटकर हाइड्रोजन में, मिथेनॉल पे, जिसके ऊपर मोदी जी भी काम कर रहे हैं, गडकरी जी ने बहुत बार अनाउंस भी किया है। अब रिलायंस ने बोल दिया कि मैं ये इसको प्रोड्यूस करूँगा। एक तो हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है कि इसकी माइलेज बहुत है, 1 किलो में आप बहुत लंबे सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका रेट जो है आज की डेट में वो 200-300 रुपये आता है, और 1 किलो में शायद 100 किलोमीटर्स, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने जो गडकरी जी को सुना था शायद आप 1 किलो में 100 किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट आज की डेट में 300 रुपये लीटर है, किलो है। रिलायंस ने अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन लेस देन $1, दैट मीन्स 70-80 रुपये से कम हमारी लागत आएगी, और हम इसको बेचेंगे। आप सोच के देखिए, अगले 2 साल में इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी, एंड वी एम कि जैसे मिडल ईस्ट ने तेल या क्रूड ऑयल बेचकर पैसे बनाए हैं, हमने हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर भी प्रोड्यूस करना है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर ख़त्म हो जाए और हम हाइड्रोजन में लीडर बने। चाइना भी इसके ऊपर बहुत लेवल पर काम कर रहा है। मैं एक कंपनी में यहाँ पे कंसल्टिंग करता हूँ, दे आर इनटू माइनिंग, और उनका और भी एग्रीकल्चर में बहुत बड़े काम करते हैं। वो भी हाइड्रोजन के अंदर बहुत R&D कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप कह लीजिए कि जो इन्होंने फंड्स बनाए हुए हैं कि आप अगर नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं तो वो सपोर्ट गवर्नमेंट भी करती है उन चीज़ों को, स्पेशल फंड्स बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वो भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। नाउ रिलायंस इज़ अनाउंसिंग, और उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम व्यू बना रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहकर, आप इन प्रोजेक्ट्स को सीखिए, इसकी डिटेल्स लीजिए, और जौन सी एंसिलरी यूनिट्स रिलायंस को या और ऐसी कंपनीज को चाहिए, आप उसका पार्ट बनिए। देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल पैसे बनाने का, ये फ्यूचर है। तो जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड लास्टली दोस्तों, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 20 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो शुरू करने वाले हैं। हाईवेज बनेंगे, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, और सारे कंट्रोल नहीं वाले। आप सोच के देखिए, ग्रीन, जब मैं पढ़ता हूँ ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ऐसा लगता है जैसे खेतों में से निकल के जा रही है एक्सप्रेसवे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने अभी शुरू कर दिया कि हम एक्सपेंसिव लैंड्स के बीच में से ये नए एक्सप्रेसवेज को नहीं लेके जाएंगे। मुझे लगता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड, लेकिन मैंने इसका नाम दिया ग्रीन फील्ड, मतलब कि ये जो खेतों में जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें से निकाल के लेके जाते हैं। मैं जब अब जाकर देखता हूँ कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि मैं जब भारत में आता हूँ, मैंने को पहले बोला है कि मेरी हमेशा होती है कि जो हमारी धरोहर है उन जगहों पे जाया जाए। मैं अभी इंदौर में नया कॉरिडोर बनाया उन्होंने, वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पर मैं देखा कि इतने हाईवेज़ हैं, आप उड़ते हुए जाते हैं। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसे भी हाईवेज़ बन सकते हैं। और भारत ने अनाउंस किया है 4 लाख करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करेंगे, कोई 10,000 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, 20 प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमारे दिमाग में मुझे होता था कि इन्होंने अनाउंस कर दिया अगले 20 साल तो बनने वाला नहीं है। दे हैव सेड अनदर 2 ईयर्स दे विल बी कंप्लीटेड। मैं कि आज उन्होंने अनाउंस किया 2 साल में कंप्लीशन की बात करते हैं, एंड आई एम श्योर ये पूरा भी होगा। दोस्तों, ये है नया भारत, जहाँ पर हमने स्पीड पकड़ी है, टाइम बाउंड है, करप्शन फ्री है, और इस ऐसे ही भारत की हम कभी कभी सपने लेते थे, कभी ऐसा भारत में होगा क्या, कभी इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे हम दुनिया में देखते हैं, वो भारत में आ रहा है। और जैसे हम बता रहा हूँ कि बाहर की कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं, चाइनीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना जैसा कंट्री, जो दुश्मन कंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग कई बार, कि वो भी इन्वेस्ट करे। दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं, लेकिन हमारे अंदर ही जो चोर बैठे हैं, ये हमें ना तो तरक्की देखना चाहते हैं, और हमें डिवाइड करके ये अपने, जिसको बोलते हैं ना कि ये हमें नोचना चाहते हैं। इनसे बचें। आगे 2024 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें अपनी गवर्नमेंट को साथ दें जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए काम कर रही है, और दिल से काम कर रही है। कोई अपनी जेबें भरने के लिए नहीं कर रही, जैसे ये चोर करते रहे हैं हमेशा हमारे साथ। सो दोस्तों, इस चीज़ों को, इस मैसेजेस को, इसको स्प्रेड करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भेजें कि आप क्या समझते हो कि मोदी जी को और कौन से काम करने चाहिए। मैं ये आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँचाता हूँ। अभी कल आपने सुना होगा, स्वप्निल जी आए थे हमारे शो के ऊपर, ही हैज़ वर्कड इन चाइना, तो ही शेयर्ड कि चाइना ने अगर तरक्की करी है तो कैसे करी है। मैं ये मुद्दों को लेके आता हूँ कि अगर कोई बाहर बैठा हुआ है,
अभी हमारे साथ एक और सज्जन है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू शेयर कि न्यूजीलैंड ने तरक्की कैसे करी, हम उसमें से क्या सीख सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट कैसे इन चीज़ों का एडवांटेज ले सकती है। तो जब हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में रहता है और ये कॉमन लोग हैं, इनका कोई एजेंडाज नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा एक ही है, भारत नंबर 1 बनना चाहिए और जल्दी अति शीघ्र ये तरक्की करनी चाहिए। ये वर्ड मुझे सिखाया गया है, मीना जुनेजा जी आए थे एक बार, उन्होंने मुझे सिखाया ये वर्ड अति शीघ्र। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं हर शो में इसको यूज़ करता हूँ, दिल को छूता है ये वर्ड अति शीघ्र। इंडिया का नाम ये चोरों ने जो ले लिया, हमें नहीं चाहिए, हमारा नाम भारत होना चाहिए और ये अति शीघ्र चेंज होना चाहिए। अति शीघ्र हर एक काम, अब तो भारत में हर आदमी बोलता है अति शीघ्र। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, और जो आपकी सपोर्ट मिलती है, लव मिलता है, मैं बता नहीं सकता, मुझे यहाँ पर भी बैठकर ऐसे लगता है कि मैं भारत में हूँ। जय हिंद सर, जय हिंद दोस्तों।